हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में आए हैं 1995 से 2019 तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मैं जो है हर जो वीडियो बनाता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। सो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। तो आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हाँ, डिटेल देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रिजाइडेड द कांग्रेस सेशन ऑफ 1931 बट जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फेब 1918। ठीक है, यूपी किसान सभा इन फरवरी 1918। ठीक है, हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद यूपी नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन फेब 1918। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि उसमें देखो ऑप्शन में है इंदिरा, हाँ, इंदिरा नारायण द्विवेदी, उसके बाद गौरी शंकर मिश्रा, उसके बाद जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूपी किसान सभा फेब 1918 में बनाने में नहीं था? तो वो जेएल नेहरू नहीं था, मतलब कि बाकी इंदिरा नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर और ये मदन मोहन ये थे। ठीक है ना, डिटेल देखते हैं। यूपी किसान सभा वाज सेट अप इन फेब 1918 बाई गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय सपोर्टेड देयर एफर्ट्स। हाँ, बाय जून 1919 द यूपी किसान सभा हैड 450 ब्रांचेस। ठीक है, बट नेहरू डेवलप्ड कॉन्टैक्ट्स विद विलेजेस इन 1920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, हाँ, तो कॉलम ए में है कुछ मूवमेंट सत्याग्रह है जैसे चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर्स, देन खेदा। ठीक है ना, तो आगे बंधु का नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, कौन सा पर्सन किस मूवमेंट के साथ है तो वो देखना हमने। ठीक है, हाँ, तो हमने करेक्ट पेयर्स देखते हैं। तो मतलब जो चंपारण था ये तो हाँ, करेक्ट आंसर देखना। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह था, राजेंद्र प्रसाद इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स था ये मोरारजी देसाई। ठीक है, वो थे इसके रिलेटिव। खेदा का जो था यहाँ पे खेदा मूवमेंट सत्याग्रह जो था यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कनवार सिंह हु वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू? तो आंसर है बिहार। ठीक है, हाँ, कि कनवार सिंह जो है एक प्रोमिनेंट लीडर था 1857 के रिवोल्ट का, वो बिहार से बिलोंग करता था। ठीक है, डिटेल देखते हैं। बाबू वीर कनवार सिंह वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 बिलोंग टू जगदीशपुर, हाँ, विच इज़ करंटली द भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? ऑप्शन है आपके पास झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। बताओ कि कौन सी टेरिटरी जो है 1857 के रिवोल्ट में नहीं थी इसमें इन्वॉल्व? तो आंसर है चित्तौड़। ठीक है, झांसी भी इन्वॉल्व थी, जगदीशपुर भी और लखनऊ भी, लेकिन चित्तौड़ नहीं था। ठीक है, डिटेल देखते हैं। चित्तौड़ वाज द टेरिटरी नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। हाँ, झांसी, जगदीशपुर एंड लखनऊ वर द प्रोमिनेंट हॉट बेड्स फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना, हाँ, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से करेक्ट सिर्फ एक ही है। ठीक है, वो करेक्ट स्टेटमेंट है कि Indian Navy revolt 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy RIN at Bombay and Karachi rose against the government। ठीक है, हाँ, ये सही है। ठीक है, हाँ, तो पहली जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसमें ये लिखा कि लॉर्ड माउंटबेटन वाज द विसराय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि लॉर्ड वेवल वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1943 से 1947, हाँ, एंड जून 1945। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस बिगन्स ऑन फेब 28 फेब। ठीक है ना, इट वॉज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वल्लभ भाई पटेल द रेटिंग्स सरेंडर्ड। ठीक है ना,
इन दी RIN रिवोल्ट मीन्स ये रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है। इन दी RIN रिवोल्ट कराची वाज द मेन सेंटर सेकंड ओनली टू बम्बे, ठीक है ना, वेयर HMIS हिंदुस्तान अलॉन्ग विद अदर्स वेंट टू स्ट्राइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। दो तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट सिर्फ जो करेक्ट हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 1 के इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, यस ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद सही स्टेटमेंट है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो ठीक है हाँ, लेकिन जो इनकरेक्ट है वो ये है कि इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्वेंट्स फॉर मेड, नो इट इज़ इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931, ठीक है। हाँ, देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज प्रिजाइडेड बाय द हेड ऑफ लेबर पार्टी रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। लेबर पार्टी का हेड जो था रामसे मैकडोनाल्ड ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रिजाइड करी थी। देन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 89 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है। हाँ, इन देयर वर 16 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। उनमें से 16 मेंबर्स ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी से थे, ठीक है। टोटल थे 89 मेंबर्स, ठीक है। हाँ, कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को। हाँ, ओनली 46 डेलीगेट्स अटेंडेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस बाइकॉटेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सैमुअल होर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस टाइम कौन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? सैमुअल होर, SAMUEL, सैमुअल होर, HOARE, होर वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद पॉइंट है जैसे ऊपर इनकरेक्ट एक स्टेटमेंट लिखी थी ना पूना पैक्ट के रिलेटेड, आप देख लेते हैं करेक्ट किया। पूना पैक्ट हैड नो प्रोविजंस फॉर सिविल सर्विसेज एंड लोकल बॉडीज रिजर्वेशन, ठीक है, जैसा कि ऊपर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। डिटेल देखते हैं, द नोटोरियस प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज रिपील्ड बाई एक्ट 3rd ऑफ 1882 एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 84 तक रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट हमने बतानी है। करेक्ट सिर्फ एक है, वो है कि द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची, ठीक है, कि डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची, KOCH कोची, यस इट इज़ करेक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी दी गई हैं, जैसे कि द मॉडर्न कोची वाज द डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है। उसके बाद दिखा हुआ कि द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम, ये भी इनकरेक्ट है। एक और लिखा है कि मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम डिटेल में देखते हैं क्या करेक्ट है, ठीक है। द पुर्तगीज एंड अदर यूरोपियन सेटलर्स हैड कोची फ्लरिश अंडर देम, ठीक है। हाँ, इन 1530 फ्रांसिस जेवियर preached at Kochi and the first church in India was built there, ठीक है। हाँ, फ्राम 1650 ऑनवर्ड्स, 1650 की दहाई से उसके बाद, ठीक है, द डच वर गेटिंग ल्योर्ड बाई कोची, ठीक है। हाँ, देन वैन गोन्स, GOENS गोन्स, ठीक है, वैन गोन्स सीज्ड कोची एंड द डच मार्च इनटू कोची, ठीक है। वैन गोस जो था उसने कोची को सीज करा, छीन लिया, और डच जो हैं वो दे मार्च वर्ड्स कोची, ठीक है। हाँ, बाई 1663 1663 तक दे हैड बिल्ट फोर्ट विलियम्स एंड डिस्ट्रॉयड द जेस्यूट कॉलेज, JESUIT जेस्यूट कॉलेज एंड मैनी रोमन कैथोलिक चर्चेज एक्सेप्ट फॉर सेंट फ्रांसिस विच दे यूज्ड, ठीक है। ऑन द आइलैंड्स इन द बैक वाटर्स द डच बिल्ट द बोलगैटी पैलेस, BOLGATTY बोलगैटी पैलेस, एंड द डच पैलेस एट
Matanchery, Mattanchery, Matanchery and many other country horses. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस. तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक. ठीक है. हाँ कि विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम कांग्रेस. तो आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक. ठीक है. कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB इज अ लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया. कौन सी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB. ठीक है. इट इमर्ज एज अ फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939 लेड बाय सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. The party re-established as an independent political party after the independence of India. ठीक है. It had its main stronghold in West Bengal. The foundation of the forward bloc was announced to the public at a rally in Calcutta. ठीक है. Next question is consider the following statements and tell which of the given statements are correct. ठीक है. हाँ तो करेक्ट आंसर है 3 स्टेटमेंट्स हैं तो 3 की 3 जो हैं वो सही हैं. पहली स्टेटमेंट है कि हाँ तो क्वेश्चन ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर व्हाट. हाँ तो इसमें ने क्या करा था कि 1935 के एक्ट में इसमें ये भी था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी इसमें. उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुई 1935 के एक्ट में. उसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर ये भी इस्टेब्लिश हुई. ठीक है. नेक्स्ट को हाँ डिटेल देखते हैं इसकी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड इन अगस्त 1935. सम ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट आर नंबर 1 द ग्रांट ऑफ ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट प्रोविजन फॉर द फेडरल कोर्ट. उसके बाद प्रोविजन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया टू बी मेड अप ऑफ बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम आर ऑल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. हाँ कुछ स्टेटमेंट दिए बताना कौन सी सही है. ठीक है. तो करेक्ट सिर्फ 3 स्टेटमेंट है टोटल. करेक्ट सिर्फ 2 ही हैं. ठीक है. वो हम देखते हैं क्या है करेक्ट स्टेटमेंट के. सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. यस जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी. उसके बाद है कि द इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860. यस इंडियन पिनल कोड IPC. ठीक है. ये 1860 में वजूद में आया. ठीक है. हाँ अब थोड़ा डिटेल में देख. हाँ जो पहली इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो हम देख लेते हैं. उसमें ये लिखा था कि वरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन ब्रिटिश पैटर्न. नो ये इट इज़ इनकरेक्ट. ठीक है. अब थोड़ा आंसर में हम डिटेल में देख लेते हैं कि द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 का. ठीक है. वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू ओवरहॉल OVERHAUL ओवरहॉल द मैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया. ठीक है. इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता. ठीक है. ब्रिटिश फ्रिजेस FRIDGES ब्रिटिश फ्रिजेस वर टू बी सेंट लीगल सिस्टम that was used there. ठीक है. इंडियन पेनल कोड is the main criminal court of India. इंडियन पेनल कोड is the main criminal court of India and formed in 1860. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी. ठीक है. ये हमने करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नंबर 1 द बैटल ऑफ अंबर AMBUR अंबर. उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी. उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवाश. उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. कि पहले बैटल ऑफ अंबर हुई फिर बैटल ऑफ प्लासी फिर बैटल ऑफ वांडीवाश दैन बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है. डिटेल देखते हैं. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज बैटल ऑफ अंबर जो कि 1749 में हुई 1749 में हुई. बैटल ऑफ अंबर AMBUR अंबर की जंग 1749 में हुई. फिर बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई 1757 में हुई 1757 में हुई बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है. देन बैटल ऑफ वांडीवाश जो है 1760 में हुई 1760 में हुई बैटल ऑफ वांडीवाश. ठीक है. देन बैटल ऑफ बक्सर जो है 1764 में 1764 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. कुछ पेयर्स दिए गए हैं. ठीक है ना. बताना है कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है. ठीक है. तो इनकरेक्ट ये है कि पहले इन्होंने दिया है ईयर 1966 के जो 1966 ईयर है उसमें क्या हुआ कि गुजरात बिकम्स अ स्टेट. नो इट इज़ इनकरेक्ट. गुजरात 1966 में नहीं बनी. ठीक है. बल्कि
हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि गुजरात बिकम्स अ स्टेट कौन सी ईयर में, 1966 नहीं 1966 में नहीं बनी बल्कि 1960 में बनी, ठीक है। गुजरात 1 मई 1960 में बनी थी, ना कि 66 में, ठीक है। हाँ, और ये गुजरात जो है इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ बम्बे, जो कि नॉर्दर्न पार्ट था बम्बे का, वेयर द मेजॉरिटी वाज ऑफ गुजराती, ठीक है। बम्बे का नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे ज़्यादातर गुजराती थे, इसलिए वहाँ से गुजरात बनी बम्बे से, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर थे, मतलब कि जो करेक्ट पेयर्स थे वो ये हैं कि जैसे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आंध्र प्रदेश में बना, ठीक है ना। हाँ, उसके तहत आंध्र प्रदेश बनी। देन ट्रीटी ऑफ यंदाबो, YANDABO, यंदाबो, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यंदाबो या असम के रिलेटेड है, ट्रीटी ऑफ यंदाबो असम के रिलेटेड। देन ट्रीटी ऑफ बिलासपुर जो है ये इसके स्टेट ऑफ बिलासपुर जो है ये फिर हिमाचल प्रदेश बिकम्स अ स्टेट, ठीक है, इसी स्टेट ऑफ बिलासपुर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन करेक्ट सिर्फ एक है, और वो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, 1858 की बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि द चार्टर एक्ट 1853 अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। 1853 के एक्ट में नहीं ये हुआ, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि हाँ, कि ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट इट्स मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये चीज़ याद है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है ट्रेड इंडिया के ऊपर ट्रेड की, वो 1833 के चार्टर एक्ट में ख़त्म हुई, ना कि 1853 के जैसे क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। 53 नहीं है ये, 1853 का नहीं है ये, 1833 के एक्ट में ये इसकी मोनोपोली खत्म हुई, ठीक है। The company lost all its administrative powers following the Government of India Act of 1858, and its Indian possessions and armed forces were taken over by the Crown, ठीक है। Rule of the country shifted from the directors of the company to a Secretary of State for India, advised by a council whose members were appointed by the Crown, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मैथ, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट्स वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नोवेल आनंद मैथ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका सन्यासी रेबिलियन, ठीक है। क्या आंसर है? सन्यासी रेबिलियन, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि आनंद मैथ इज़ अ बंगाली नोवेल रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड पब्लिश्ड इन 1882, ठीक है। इट वाज सेट इन द बैकग्राउंड of Sannyasi rebellion in the late 18th century. The novel was banned by British. The ban was lifted later by the government of India after independence, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन द ईयर 1613 वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री दैट इज ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है। हाँ, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में वो याद रखना कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का नावल है आनंद मैथ, उसमें कौन सा रिवोल्ट जो है मेंशन करा गया, वो है सन्यासी रिबिलियन, उसको फेमस करा गया, ठीक। हाँ, तो ये क्वेश्चन था कि इन द ईयर 1613, ठीक है, इन द ईयर 1613 वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अ फैक्ट्री दैट इज ट्रेडिंग पोस्ट। आंसर है सूरत, ठीक है। 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली कि वो फैक्ट्री जो है सूरत में बनाए, ठीक है। ट्रेडिंग पोस्ट मतलब के, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। इन द ईयर 1613 इन सूरत द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पॉइंट इन 1612, ठीक है। हाँ, ट्रेडिंग पॉइंट, ठीक है ना। इन 1612 जेम्स फर्स्ट इंस्ट्रक्टेड सर थॉमस रो टू विजिट द मुगल एम्पायर जहांगीर टू अरेंज फॉर अ कमर्शियल ट्रीटी दैट ही वुड गिव द कंपनी एक्सक्लूसिव राइट्स टू रिजाइड एंड बिल्ड फैक्ट्रीज इन सूरत एंड अदर एरियाज, ठीक है। इन रिटर्न द कंपनी ऑफर टू प्रोवाइड एम्पायर विद गुड्स एंड
रेरिटीज़ RARITIES रेरिटीज़ गुड्स एंड रेरिटीज़ फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, ठीक है। हाँ, दिस मिशन वाज हाईली सक्सेसफुल एज जहांगीर सेंट अ लेटर टू जेम्स थ्रू सर थॉमस रो। द कंपनी क्रिएटेड ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत एंड फैक्ट्री वाज बिल्ट, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि हाँ, जेम्स फर्स्ट ने ये भेजा था सर थॉमस रो को कि 1612 में जेम्स फर्स्ट जो था ब्रिटेन का, उसने सर थॉमस रो को भेजा कि जाओ आप मुग़ल एम्पायर जहांगीर के पास, ताकि एक कमर्शियल ट्रीटी हो जाए, ताकि कंपनी को कुछ राइट्स मिल सकें कि वो रिजाइड कर सके वहाँ पे, अपनी फैक्ट्री बना सके, ठीक है। तो इसके बदले में क्या होगा कि कंपनी जो है एम्पायर जहांगीर को कुछ सामान देगी और कुछ रेयरिटीज़ ऐसी चीज़ें देगी यूरोपियन मार्केट से जो यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। ये क्या ऐसे बदले में आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, रेयरिटीज़ मिलेंगी, रेयर वाली चीज़ें, ठीक है, यूरोपियन मार्केट से, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरीके से मिशन सक्सेसफुल हुआ। जहांगीर ने लेटर भेज दिया जेम्स को इसी सर थॉमस रो के ज़रिए, ठीक है ना, और कंपनी ने ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में बनाई और फैक्ट्री भी बनाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेट्रेड बाय द फ्रेंच कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश, ठीक है। ये था ये था तांतिया तोप, ठीक है ना, कि विद रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 तांतिया तोप वाज बिट्रेड बाय अ फ्रेंड मान सिंह, ठीक है। ही वाज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश, ठीक है। कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसमें तांतिया तोप जो था उसको धोखा दिया गया, उसी का फ्रेंड मान सिंह, ठीक है। तांतिया तोप को धोखा दिया किसने? मान सिंह ने बेट्रेड कर दिया, बेट्रेल दिया मान सिंह ने किसको? अपने फ्रेंड तांतिया तोप को, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि तांतिया तोप जो है कैप्चर्ड हो गया और ब्रिटिश ने उसको मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1929 वेयर इन अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। कि अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1929 वेयर इन अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। तो डिटेल में देखते हैं कि द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन द ईयर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ JL नेहरू वेयर इन अ रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड टू गेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटनी। के जब ये सिपाही म्यूटनी हुई थी तब इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। जब सिपाही म्यूटनी हुई थी तब इंडिया का गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो था ये लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं। चार्ल्स लॉर्ड कैनिंग जो कि 14 दिसंबर 1812 से लेकर 17 जून 1862 मीन्स 14 दिसंबर 1812 से लेकर अप टू 17 जून 1862 तक रहा, ठीक है ना। तो ये चार्ल्स जॉन कैनिंग नोन एज द विस्काउंट कैनिंग, हाँ, ठीक है, फ्रॉम 1837 टू 1859 वाज द इंग्लिश स्टेटमेंट्स एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटनी 1858 से 1862, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा ये चार्ल्स जॉन कैनिंग, जिसको वास्कोंट कैनिंग भी बोलते हैं, VASCOUNT, वास्कोंट कैनिंग भी बोलते हैं इसको, चार्ल्स जॉन कैनिंग को, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये इंग्लिश स्टेटमेंट्स का मतलब कि सियासतदान रहा कब से? 1837 से 1859 तक, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी रहा, ठीक है, 1858 से 1862 तक। तो इस दौरान में सिपाही म्यूटनी हुई थी, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग ही था जिसके दौर में सिपाही म्यूटनी हुई, मतलब कि ये 1857 का रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो 3 स्टेटमेंट है जिनमें से 2 सही हैं, वो पढ़ते हैं। नंबर 1 के जवाहरलाल नेहरू वाज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ठीक है। ये 4थी बार प्राइम मिनिस्टर बना हुआ था जब उसकी डेथ हुई। नेक्स्ट, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अज्यूम द ऑफिस इन द ईयर 1977, ठीक है। पहला जो नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर था, जिसने पहला नॉन कांग्रेस बंदा जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना इंडिया का, तो ठीक है, हाँ, तो वो किस साल बना? वो 1977 में बना, ठीक है। तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है कि JL नेहरू रिप्रेजेंटेटिव रायबरेली कंस्टिट्यूंसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। आप डिटेल में देखते हैं।
कि जवाहरलाल नेहरू became prime minister in 1947 for first term followed by an election in 1952, ठीक है. For second term then election took place in 1957 and he elected for third term and finally after winning 1962 election he became prime minister for the fourth term and he died in 1964, ठीक है ना. कि 1947 में पहली बार पीएम बना जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए, फिर बना पीएम, फिर 1957 में तीसरी बार इलेक्शन हुए, फिर प्राइम मिनिस्टर बना, फिर 1962 में इलेक्शन जीता और प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन 1964 में डेथ हो गई, ठीक है. हाँ, जवाहरलाल नेहरू नेवर रिप्रेजेंटेड रायबरेली एंड इनफैक्ट ही रिप्रेजेंटेड फुलपुर कंस्टिट्यूंसी, फुलपुर कंस्टिट्यूंसी नियर इलाहाबाद टू यूपी, इलाहाबाद इन यूपी, ठीक है. उसने रायबरेली के जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं वहाँ से रिप्रेजेंट करा, बल्कि जो इलाहाबाद के पास है फूलपुर कंस्टिट्यूंसी यूपी में, वहाँ से इलेक्ट हुआ, ठीक है. हाँ, फ्रॉम 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक मोरारजी देसाई सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर एज हेड ऑफ अ मल्टी पार्टी फ्रंट, जनता पार्टी, ठीक है ना. इंडियाज़ फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है. हाँ, तो इंडिया की पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी कब? हाँ, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी जब ये मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बना 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक, तकरीबन 2 साल तक रहे, ठीक है, मोरारजी देसाई. तो ये मल्टी पार्टी फ्रंट था जिसका नाम था जनता पार्टी, ठीक है ना. पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी ये, ठीक है, जनता पार्टी के मोरारजी देसाई, ठीक है, 1977 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज. फोर्ट फिर एस मीन सेंट होता है, ठीक है. फोर्ट एस.टी. जॉर्ज, ठीक है. फोर्ट एस.टी. जॉर्ज वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है. जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में पहला जो फोर्ट बनाया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, एस.टी. जॉर्ज, ठीक है. इसमें और भी ऑप्शन दी गए जैसे फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि आंसर है, देन फोर्ट सेंट डेविड भी है, फोर्ट सेंट एंजिलो भी है, ये ऑप्शंस भी दिए गए. इनके बारे में हम सभी का इस डिटेल में देखते हैं, ठीक है. पहला हम देख लेते हैं. हाँ, तो करेक्ट आंसर है जो पहला फोर्ट ब्रिटिश ने कंस्ट्रक्ट करा वो था ये वाला फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है. अब डिटेल में देखते हैं औरों का भी, जैसे फोर्ट विलियम का देखते हैं पहले, ठीक है. फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम वाज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस सर चार्ल्स एयर, EYRE, सर चार्ल्स एयर इन द ईयर 1700, ठीक है. उस वक्त फोर्ट विलियम बना, ठीक है. उसके बाद देखते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट ब्रिटिश फोर्ट ऑफ इंडिया बिल्ट इन 1644 एट द कोस्टल सिटी ऑफ चेन्नई. चेन्नई की कोस्टल सिटी में बना 1644 में, ठीक है. इसका नाम था सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्ट सेंट डेविड, DAVID, ठीक है. फोर्ट सेंट डेविड, प्रीवियसली दिस फोर्ट वाज मराठा प्रॉपर्टी. द फोर्ट वाज सोल्ड बाय द मराठास टू द इंग्लिश इंडियन कंपनी इन 1690 में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहीं, नेक्स्ट मतलब कि जो ऑप्शन इसमें था फोर्ट एंजिलो, इसके बारे में देख लेते हैं. फोर्ट एंजिलो इज़ आल्सो नोन एज कनूर फोर्ट, ठीक है. फोर्ट एंजिलो, ANGELO, इसको कनूर फोर्ट भी बोलते हैं, KANNUR, कनूर फोर्ट, ठीक है. द सेंट एंजिलो फोर्ट ऑफ केरला में, ठीक है ना, वाज बिल्ट बाय द फर्स्ट पुर्तगीज विसराय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्वीडा, ठीक है ना. हाँ, पहला जो पुर्तगीज विसराय था जिसका नाम था डॉन फ्रांसिस्को डी अल्वीदा, उसने जो है ये फोर्ट एंजिलो बनाया था जिसको कनूर फोर्ट भी बोलते हैं, केरला में, ठीक है ना. हाँ, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1505, ठीक है. फोर्ट एंजिलो जो है 1505 में बनाया गया था, केरला के, इसको कनूर फोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है. पहला पुर्तगीज था डॉन फ्रांसिस्को डी अल्वीडा, उसने बनाया था, ठीक है. तो फोर्ट सेंट डेविड जो था ये 1690 में बनाया गया था. फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था ये 1644 में. फोर्ट विलियम जो था ये 1700 में, ठीक है. और ये याद रखना कि क्योंकि ये फोर्ट एंजिलो जो है 1505 में बनाया गया, ये पहला होना चाहिए नहीं, मतलब कि अंग्रेज़ों ने तो नहीं बनाया, ये पुर्तगीज़ ने बनाया, ठीक है, डॉन फ्रांसिस्को डी अल्वीडा ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है. 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है, ठीक है ना.
और करेक्ट स्टेटमेंट है कि विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, इट इज़ करेक्ट। विलियम बेंटिंक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें दी गई है जिसका जो है कि रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वरन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव नहीं था बल्कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था ये कौन था? वरन हेस्टिंग्स, ठीक है। किसके एक्ट के तहत बना? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, उसके तहत वरन हेस्टिंग बना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज चेंज थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। हाँ, ये प्रोविजन जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये 1833 का एक्ट में जो है ये चेंज कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट, हाँ, तो विलियम बेंटिंक जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गया वरन हेस्टिंग्स, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया विलियम बेंटिंक, ठीक है। एक आ गया वरन हेस्टिंग्स, उसके बाद विलियम हेंटिंग, ठीक है। वरन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और ये विलियम बेंटिंक इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू द मैसेकर बाय द ब्रिटिश इन एट जलियांवाला बाग? तो आंसर है द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है। PSA जैसे आज क्या हो गया, ठीक है। हाँ, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसको रोलाट एक्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके तहत जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द जलियांवाला बाग मैसेकर टू प्लेस ऑन 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 1919 में, ठीक है, 1919 में। पीपल हैड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ड्यूरिंग एंटी रोलाट एक्ट एजिटेशन, ठीक है। तो ये लोग जलियांवाला बाग में इसलिए इकट्ठा हुए थे 13 अप्रैल 1919 में कि एक प्रोटेस्ट दर्ज करी जाए, क्योंकि जो दो लीडर थे जो कि रोलाट एक्ट के एंटी रोलाट एक्ट एजिटेशन में इन्वॉल्व थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट हुए थे एंटी रोलाट एक्ट एजिटेशन में, तो उनको छुड़ाने के लिए लोग जलियांवाला बाग में सेकर में इकट्ठा हुए, वहाँ पे उन्होंने गोली चलाई और उनको शहीद कर दिया। हाँ, इसी में देखते हैं आगे। ऑन दी बैसाखी डे ऑफ 13 अप्रैल 1919, बैसाखी डे था 13 अप्रैल 1919, अ पीसफुल अनआर्म्ड क्राउड कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ द विलेजर्स who had come upon without any warning or in provocation by dire troop in Jallianwala Bagh, a park enclosed from all sides. The frugality at Jallianwala Bagh stunned the entire nation. The response did not come immediately but a little later, ठीक है। महात्मा गांधी withdrew the movement on 18 अप्रैल calling it a Himalaya blunder, ठीक है। मूवमेंट उसने वापस ले ली और उसको मतलब कि उसने करार दिया इसको कि इट इज़ अ हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। सिंस देन गांधी बिकेम एक्सट्रीमली वरी वरी अबाउट स्टार्टिंग मूवमेंट्स विदाउट एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल प्रिपरेशन, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉइसिंग द एगोनी एंड एंगर ऑफ द नेशन थ्रू अ फेमस लेटर अनाउंस्ड हिज नाइटहुड, ठीक है। हाँ, रिनोस्ड हिज नाइटहुड, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस दे दिया कब? 13 मई 1919 को, ठीक है। गांधी रिटर्न द केसरे हिंद मेडल गिवन टू हिम फॉर हिज वर्क ड्यूरिंग दी बोयर वार, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि इससे दो अवार्ड वापस कर दिए। एक तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड का स्टेटस था, ठीक है, वो वापस कर दिया था, ठीक है। इसी वजह से, इसी दुख दर्द की वजह से जो जलियांवाला बाग में हुआ, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो है वो वापस कर दिया गया, ठीक है, 13 मई 1919। उसके बाद गांधी जी को जो अवार्ड मिला था केसरे हिंद, वो भी मेडल उन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। ये केसरे हिंद इसलिए मिला था जो कि उनका रोल था बोयर वार में, BOER बोयर वार में, इसको भी रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स, ठीक है। करेक्ट आंसर है फ्रेंच, ठीक है। हाँ, कि फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स, ठीक है। फ्रेंच लास्ट में आए थे, डच, इंग्लिश, पुर्तगीज़ पहले आए थे और फ्रेंच लास्ट में। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। टाइम
टाइमलाइन ऑफ यूरोपियंस हु केम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज स्टेटस आर, नंबर 1 डच कब आए, फिर इंग्लिश कब आए, फ्रेंच कब आए, पुर्तगीज़ कब आए, ठीक है ना। हाँ, तो डच का देखते हैं। डच जो है 1602 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई मसूलीपट्टनम में 1605 में, ठीक है। हाँ, डच जो है 1602 में आए थे इंडिया में, याद रखना। डच जो है डेनमार्क वाले, ठीक है। डच जो है ये 1602 में आए थे इंडिया में, और 1605 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश वाले जो हैं, इंग्लिश जो हैं ब्रिटेन वाले, ये 1600 में आए थे, 1600 एडी में आए थे, ठीक है। पहली फैक्ट्री बनाई इन्होंने 1608 में सूरत में, ठीक है। इंग्लिश ने पहली फैक्ट्री बनाई 1608 में सूरत में, ठीक है। और डच 1602 में आए थे, तो 1605 में उन्होंने फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम में, ठीक है। हाँ, उसके बाद फ्रेंच देखें। फ्रेंच जो है 1664 में आए थे, 1664 में आए थे। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 1668 में हुई थी सूरत में, ठीक है। हाँ, इंग्लिश की तरह इन फ्रेंच की भी पहली फैक्ट्री सूरत में हुई थी, लेकिन इनकी फैक्ट्री 1668 में बनी थी 1668 में, और ये आए थे 1664 में, ठीक है। पुर्तगीज़ का देखते हैं, तो पुर्तगीज़ में आए थे 1498 में, 1498 में आए थे, 1498 में, ठीक है ना। हाँ, जैसे वास्को दा गामा, ठीक है। और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है कोचीन में बनाई थी 1503 में, ठीक है। पुर्तगीज़ 1498 में आए थे, और इनकी पहली फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश हुई कोचीन में 1503 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। आंसर है अवध, ठीक है। जो अवध का रूलर था उसको मिस गवर्नेंस के बहाने से जो है ब्रिटिश ने जो है वो पावर से हटा दिया गया, ठीक है, अवध के रूलर को, ठीक है। क्या रीज़न दिया कि मिस गवर्नेंस है, इसलिए अवध के रूलर को ब्रिटिश ने हटा दिया, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं। लॉर्ड डालहौसी अनेक्स्ड अदर स्टेट्स लाइक सतारा, नागपुर, झांसी एटसेट्रा ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। बट नवाब वाजिद अली शाह had children, so Dalhousie first annexed Awadh on the pretext of ill governance in 1856, ठीक है। देखो, लॉर्ड डालहौसी था, पहले उसने एक वो अनेक्सेशन पॉलिसी लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके तहत इसने नागपुर, हाँ, सतारा, नागपुर, झांसी वगैरह को अनेक्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वही कि जिनके अपने रियल बच्चे नहीं होंगे, उनकी जो है वो आगे जो है और कोई नहीं बन पाएगा, ब्रिटिश को अनेक्स कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो नवाब वाजिद अली शाह था, उसके बच्चे थे, तो डालहौसी ने बहाना ढूंढा कि ये यहाँ पे इल गवर्नेंस है, मिस गवर्नेंस है, इसलिए डालहौसी ने उसको भी अनेक्स कर लिया, किसको, अवध को, ठीक है। तो वाजिद अली शाह को हटा दिया और जो है अवध को अनेक्स कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज At which one of the following places did Mahatma Gandhi first start his सत्याग्रह in India? तो आंसर है चंपारण में, ठीक है। तो चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने पहला जो है सत्याग्रह इंडिया में शुरू करा था, चंपारण में, ठीक है। डिटेल देखते हैं। एट चंपारण महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्टेड ही सत्याग्रह इन इंडिया, चंपारण में, ठीक है। राजकुमार शुक्ला इन्वाइटेड गांधी फ्रॉम लखनऊ एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पेजेंट्री वाज डन बाय राजकुमार शुक्ला एंड अदर लोकल लीडर्स, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी को इन्वाइट करा लखनऊ से, ठीक है। और जो बाकी पेजेंट्री मतलब जो आम मजदूर बनते थे उनको मोबिलाइज करा किसने, राजकुमार शुक्ला ने, और दूसरे जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है। अपॉन इंक्वायरी वाज डन ओपन इंक्वायरी वाज डन इन जुलाई 1917 एंड गांधी अपॉइंटेड 15 वॉलंटियर्स टू स्टार्ट विलेज कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। हाँ, ओपन इंक्वायरी शुरू करी गई जुलाई 1917 में। गांधी ने जो है 15 वॉलंटियर्स को अपॉइंट करा कि वो विलेज कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू करें, ठीक है। इन दिस मूवमेंट राजेंद्र प्रसाद, A.N. सिंह, J.B. कृपलानी आल्सो सपोर्टेड गांधी इन चंपारण, ठीक है। हाँ, इट लीड्स टू अबॉलिशन ऑफ तिनकाठिया सिस्टम, ठीक है। जो गांधी ने मतलब कि चलाई ये चंपारण सत्याग्रह है, जिसमें को सपोर्ट जो कि ऑर्गेनाइज करवाई राजकुमार शुक्ला ने, और इसको सपोर्ट करा राजेंद्र प्रसाद ने, A.N. सिंह ने, J.B. कृपलानी ने, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो तिनकाठिया सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। वेयर अर्लियर पेजेंट्स हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड, ठीक है। जो तिनकाठिया सिस्टम था तो वो चंपारण सत्याग्रह से वो अबॉलिश हो गया, ठीक है। इस तिनकाठिया सिस्टम में ये था कि जो
पेजेंट थे उनको जो है उनकी जितनी भी लैंड है उस पर 3/20 जो है वो इंडिगो ग्रो कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन रीज़न टाइप वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ये पाया कि असर्शन जो है वो गलत है, रीज़न वाली स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखते हैं पहले असर्शन कि अकॉर्डिंग टू द वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ये सही नहीं है। ठीक है, हाँ, रीज़न वाली स्टेटमेंट देखते हैं कि वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये बात सही है कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, हाँ, ये जो वेवल सेक्शन पहले पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेवल प्लान द नंबर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इक्वल। ये सही बात है। ठीक है, कि जो वेवल प्लान था उसमें हिंदूज और मुस्लिम मेंबर्स जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो इक्वल रखने का प्रोविज़न था। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें रीज़न में जैसे मेंशन है कि वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइड द पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑफ इंडिया। नो, इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, डिटेल में देखते हैं आप। ठीक है, दिस वेवल प्लान वाज प्रपोज्ड बाय वेवल इन शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1945 एंड इट इज़ कॉल्ड वेवल प्लान। ठीक है, 1945 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उसमें जो है वेवल ने ये प्लान बनाया था और इस प्लान का नाम रखा वेवल प्लान। ठीक है, अंडर दिस प्लान इंडिया वाज टू बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, इस वेवल प्लान में ये प्रोविजन था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, जल्दी ही मिलेगा डोमिनियन स्टेटस इंडिया को। किस प्लान में मेंशन था? ये वेवल प्लान में, जो कि 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, द इंडियंस वुड दैम सेल्वेज ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें प्रोविजन था जो वेवल प्लान में। ठीक है, कि द इंडियंस वुड दैम सेल्वेज ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वुड बी इक्वली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, बिसाइड्स द मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, कि ये भी था कि जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैं वो इक्वली होंगे और इसके अलावा डिप्रेस्ड क्लासेस के मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, वेवल प्लान में। हाँ, द पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द विसराय वुड रिमेन द सेम, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और विसराय की पोजीशन सेम रहेगी। द विसराय वुड रिटेन हिज पावर ऑफ वीटो। ठीक है, जो विसराय होगा उसके पास पावर ऑफ वीटो जो है वो रिमेन रहेगी। ठीक है, हाँ, बट दीज प्रपोजल्स वर नॉट टू बी अप्लाई टू द इंडियन स्टेट, लेकिन ये प्रपोजल्स वेवल प्लान में इंडियन स्टेट्स पर अप्लाई नहीं थे। ठीक है, द प्लान वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। ये प्लान जो है वेवल प्लान मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर लिया था। ठीक है ना, यस, मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, रिजेक्ट कर दिया किसको? वेवल प्लान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे's बुद्धन मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। ठीक है ना, कि कुछ जो है प्लेसेस दिए गए जैसे उदयगिरी, रायपुर, पूचमपाली, वेंकटागिरी। ठीक है, आपको ये बताना है कि कौन सी जगह इनमें से आचार्य विनोबा भावे's ने जो चलाई थी मूवमेंट जिसका नाम था बुद्धन मूवमेंट, BHOODN, बुद्धन मूवमेंट, उससे जुड़ी हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, कि जब ये बुद्धन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब, ठीक है, तब आचार्य विनोबा भावे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, हाँ, आचार्य विनोबा भावे की जो ये मूवमेंट थी बुद्धन मूवमेंट स्टार्टिंग में कौन सी जगह पे थी? तो आंसर है पूचमपाली में थी। ठीक है, ये जो बुद्धन मूवमेंट है जो कि चलाई थी विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे ने, ये स्टार्टिंग में पूचमपाली में चलाई थी। ठीक है, आप थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी। विनोबा भावे ऑर्गेनाइज्ड सर्वोदय समाज टू ब्रिंग अबाउट नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लैंड रिफॉर्म्स विद द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ लैंड ओनर्स। ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स वर परसुएडेड टू गिफ्ट एट लीस्ट 1/6 ऑफ देयर लैंड। ठीक है, ऑन 18 अप्रैल 1951 द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड टुक प्लेस इन अ विलेज कॉल्ड पूचमपाली इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बट इट वाज मोस्ट सक्सेसफुल मेनली इन ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑथराइजिंग लोकल गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम? तो करेक्ट आंसर है ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। ठीक है, कि द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट for restricting the hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules was adopted during whose time? आंसर है रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के दौर में जो है कि वुमेन और चिल्ड्रन के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करा गया और लोकल गवर्नमेंट को ऑथराइज करा कि नेसेसरी रूल्स बनाएं। ये सारा लॉर्ड रिपन के दौर में हुआ। ठीक है, डिटेल में देखते हैं।
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 तक रहा लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन देर वाज अ फेज ऑफ प्रोग्रेस विद द फैक्ट्री एक्ट 1881, 1881 का फैक्ट्री एक्ट था, उसमें प्रोग्रेस हुई थी, विच ट्राई टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, फैक्ट्री के वर्कर्स की पोजीशन इंप्रूव करने के लिए। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड इन 1881, पहला फैक्ट्री एक्ट जो था 1881 में बना, ठीक है। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 7 years of age एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 12 years of age फॉर मोर देन 9 hours, ठीक है। हाँ, तो ये जो पहला फैक्ट्री एक्ट था 1881 का, इसमें ये प्रोविज़न था कि 7 साल के नीचे वाली ये बच्चे जो हैं, 7 साल की एज के नीचे वाले, वो जो हैं फैक्ट्री में जो है वो हाँ, तो हाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाती, ये ठीक है, उस पर बैन लगा दे, 7 साल से नीचे कम उम्र वाले नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। और जो 12 साल की जिनकी बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, ठीक है, वो ठीक है, तो वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, अदर चीफ इवेंट्स ऑफ हिज पीरियड वर नंबर 1, हाँ, तो लॉर्ड रिपन के दौर में और क्या क्या हुआ कि एंड ऑफ सेकंड एंग्लो अफगान वार, ठीक है, लॉर्ड रिपन के दौर में ही जो सेकंड एंग्लो अफगान वार थी ये भी ख़त्म होगी। फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ठीक है, जो इससे पहले वाले रूलर ने लगाया था, वो भी लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 में हटा दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। उसके बाद पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड इंट्रोड्यूस किसने करी है? लॉर्ड रिपन ने करी, ठीक है ना। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ लॉर्ड रिपन वाज द इनेक्टमेंट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्ट्स विच मेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क करे लॉर्ड रिपन ने, जिससे जो क्या हुआ, हाँ, बहुत सारे मत के एक्ट बनाए जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बड़ी इफेक्टिव होगी, ठीक है। हाँ, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है, लॉर्ड रिपन के दौर में ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई, ठीक है। द हंटर कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन केम इन 1882, ठीक है, 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट जो एजुकेशन पर थी वो भी आ गई, ठीक है। ये सारा लॉर्ड रिपन के दौर में हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक रहा रूलर, ठीक है। लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक वर द मोस्ट लाइक्ड अमंग द ब्रिटिश विसरायज, ठीक है। अगर ये को पूछे कि जो भी ब्रिटिश विसरायज थे, ठीक है, उनमें से ज़्यादा लाइक जो है इंडिया में किस किस को करते थे, वो करते हैं लॉर्ड रिपन को और लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, ठीक है। इन्होंने थोड़े अच्छे काम करे, ठीक है। लॉर्ड रिपन का जैसे मैंने अभी बताया कि इसने जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वो भी 1882 में हटा दिया गया, ठीक है। जो सेकंड एंग्लो अफगान वार थी वो भी ख़त्म होगी, ठीक है। और फ्री ट्रेड वाली पॉलिसी वो इंट्रोड्यूस करी, ठीक है ना। हाँ, उस और इसके बाद लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए जिनसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है ना। हाँ, तो इसने मतलब कि 7 साल से नीचे बच्चे एम्प्लॉय नहीं हो पाएंगे, ये भी रिपन ने करा। 12 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है मतलब कि इसी के टाइम में लॉर्ड रिपन के दौर में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 का आया, ठीक है ना। और इसमें जो है विमेन और चिल्ड्रन के जो है वर्किंग आवर्स उनको रेस्ट्रिक्ट करा गया, इसलिए मतलब ये लॉर्ड रिपन और विलियम बेंटिंक को लाइक करा जाता है ज़्यादा, ठीक है, पसंद करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द विसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रोलाट एक्ट वाज पास, जब रोलाट एक्ट पास हुआ तब इंडिया का विसराय कौन था? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड, ठीक है। जब ये रोलाट एक्ट पास हुआ तब जो इंडिया का जो विसराय था वो था लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। ड्यूरिंग द विसरायल्टी ऑफ लॉर्ड कैल्म्सफोर्ड अ सेडिशन कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1918, सेडिशन कमेटी, ठीक है, जैसे सेडिशन चार्जेस नहीं लगते देशद्रोही के, ठीक है ना, ऐसे सेडिशन कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन 1918 विद जस्टिस रोलाट वाज मेड, हाँ, विद जस्टिस रोलाट, ठीक है ना, विच मेड सर्टन रिकमेंडेशन टू कर्ब सेडिशियस एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है ना। हाँ, द रोलाट एक्ट 1919 gave unbridled power to the government to arrest and imprison suspects without trial, ठीक है ना। हाँ, द एक्ट दिस रोलाट एक्ट 1919, दिस एक्ट caused a wave of anger among all sections of the people, ठीक है। Even before the act was passed,
पॉपुलर एजिटेशंस हैड बिगन अगेंस्ट इट, ठीक है। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड ही गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1919, ठीक है। गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 8 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह की कॉल दी इस रोलाट एक्ट के, और 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी अरेस्ट हो गए, ठीक है। दिस लेड टू फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एजिटेशन इन दिल्ली, अहमदाबाद एंड पंजाब, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा एजिटेशन शुरू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वार जंगी मेंबर्स, ठीक है, वार मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय द इंडियन लीडर्स, ठीक है। फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन के विच वन ऑफ द कुछ ऑप्शन में दिए गए जैसे साइमन कमीशन, क्रिप्स प्रपोजल, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वार मेंबर्स वर टू बी हेल्ड बाय द इंडियन लीडर्स। तो ये कौन से मतलब के उस इवेंट में हुआ, तो करेक्ट आंसर है शिमला कॉन्फ्रेंस में ये था, ठीक है ना। शिमला कॉन्फ्रेंस में के विसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाए। डिटेल देखते हैं आप, ठीक है। दिस द प्लान सुजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटीज वर टू गेट देयर ड्यू शेयर इन द काउंसिल एंड पैरिटी वाज रिजर्व्ड फॉर कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। पैरिटी PARITY, पैरिटी वाज रिजर्व्ड फॉर कास्ट CAST, कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है। टू डिस्कस दीज प्रपोजल्स विद द लीडरशिप ऑफ मेजर इंडियन पार्टीज अ कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड इन शिमला, ठीक है। हाँ, बट दिस कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन ऑन द इशू ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। जिन्ना डिमांडेड दैट ऑल मुस्लिम मेंबर्स शुड बिलोंग टू द लीग, जिन्ना ने डिमांड करी कि ऑल मुस्लिम मेंबर्स जो हैं दे शुड बिलोंग टू द लीग एंड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल सो फॉर्म्ड, ठीक है, द मुस्लिम मेंबर्स शुड हैव अ वीटो ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस। और जिन्ना ने ये भी कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, ठीक है, उसमें जितने मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनके पास वीटो हो ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे वो वीटो कर पाएँ, ठीक है। सच अ डिमांड वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस को ये अनएक्सेप्टेबल थी डिमांड, ठीक है। तो ये सारा शिमला कॉन्फ्रेंस में हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लेजियन, LEGION, लेजियन, फ्री इंडियन लेजियन, ठीक है। कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में किसने जो है ये एक आर्मी खड़ी करी थी जिसका नाम था फ्री इंडियन लेजियन। तो करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लेजियन आर्मी करी थी। डिटेल देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द फ्री इंडियन लेजियन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ये बनाई थी फ्री इंडियन लेजियन, ठीक है, एक आर्मी थी, ठीक है। इन सिंगापुर इन 1943, इन सिंगापुर इन 1943 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड द आज़ाद हिंद फौज दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। एंड गेव हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो, ठीक है। हाँ, और एक फेमस कॉल दी कि दिल्ली चलो, ठीक है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जिसको आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, और कॉल दी के दिल्ली चलो भाई आर्मी के साथ, ठीक है। देन राश बिहारी बोस हु हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल इन जापान सिंस 1915 जॉइंड हिम, ठीक है। जो राश बिहारी बोस था जो कि एग्जाइल में रह रहा था जापान में 1915 से, तो उसने क्या करा कि उसने भी जो है ज्वाइन कर लिया सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को, ठीक है ना। Subhash Chandra Bose, popularly known as Netaji, was born on 23rd January 1897, ठीक है, at Cuttack in Odisha of middle class Bengali parents, ठीक है। के सुभाष चंद्र बोस जो था जिसको पॉपुलरली नेताजी बोलते थे सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। ये 23 जनवरी 1897 में पैदा हुआ। कौन? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी बोलते थे। 23 जनवरी 1897 में पैदा हुआ, कटक में, उड़ीसा में, ठीक है। मिडिल क्लास थी, बंगाली पेरेंट्स की, ठीक है। कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है।
हाँ, सुभाष चंद्र बोस पास द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 1920, ठीक है। हाँ, 1920 में जो है इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम भी पास करा, ठीक है। ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। इन 1938 1938 में ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एट इट्स हरिपुरा सेशन के 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में वो प्रेसिडेंट भी था कांग्रेस का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी भी बोलते थे, ठीक है। पैदा हुए 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। तो कौन सा कुछ ऑप्शन दिए गए जैसे मोतीलाल नेहरू, जी.के. गोखले, एम.जी. रनाडे एंड बी.जी. तिलक, ठीक है। इनमें से कौन सा बंदा है जिसने ये नाइटहुड का टाइटल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, नाइटहुड KNIGHTHOD नाइटहुड का टाइटल रिजेक्ट कर दिया और मना कर दिया कि मैं जो है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। हाँ, कि काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोजीशन थी वो भी लेने से मना कर दिया। ये कौन सा बंदा था? तो आंसर है जी.के. गोखले था, ठीक है। जी.के. गोखले या जी.के. गोखले जो भी बोलो, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं। इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले हैड एस्टैब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई, ठीक है, 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले had rejected the title of knighthood and refused to accept a position in the council of secretary of state for India, ठीक है। कि जो काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया उसमें एक पोजीशन को मना कर दिया कि मैं नहीं लूँगा, ठीक है। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले was a prominent Indian nationalist. He presided over the 1905 session of the Indian National Congress. 1905 का जो सेशन था कांग्रेस का वो प्रिजाइड ओवर करा किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले बिकेम अ मेंबर ऑफ द बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1902, ठीक है। 1902 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक मेंबर बना कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। His last public duty was to serve as a member of the Indian Public Service Commission 1912 से 15 तक। He died in 1915, ठीक है। लास्ट जो पब्लिक ड्यूटी थी इसकी गोपाल कृष्ण गोखले की वो एज अ मेंबर ऑफ इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। हाँ, 1912 से 1915 में, और 1915 में जो है वो डेथ होगी इनकी, किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले की, जिसको गांधी जी अपना गुरु मानते थे। इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। हम आगे और वीडियो भी बनाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।